नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए बिहार दरोगा या मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर 78 पोस्ट वाला, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस तो पूछता ही है, पूछता है ना। और ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का सीरीज आपको उपलब्ध करा रहा हूं। आज का जो वीडियो है यह है क्लास 9th और चैप्टर 5। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री 4 चैप्टर तक केमिस्ट्री था, तो हमने केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है 9th क्लास का। अब आ जाते हैं हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में। 5वां अध्याय है आज। आज हम लोग कोशिका का अध्ययन करेंगे। किसका? कोशिका का। कोशिका से बनने वाले सभी प्रश्न आपको इसमें कराने वाला हूं। तो कोशिका का आपको 2 वीडियो आएगा। एक तो क्लास 9th एनसीईआरटी का होगा। इसके अलावा कोशिका का एक वीडियो और होगा जो एनसीईआरटी के अलावा उसमें जो कंटेंट है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो दोनों को देखिएगा। ये है पार्ट 1 जो कि एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ चीजें जो है वो मैं आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जितने भी दरोगा की क्लासेस करा रहा हूं या एनसीईआरटी का आपको पीडीएफ चाहिए क्लास 9th और 10th का, तो भैया जुड़ जाइए, मौका है। बहुत कम समय के लिए ये उपलब्ध करा रहा हूं। केवल 99 रुपये में आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी का पीडीएफ और साथ ही साथ दरोगा के जितने भी आपको क्लासेस होंगे, 78 पोस्ट वाला हो या मेंस वाला हो। अगर मेंस वाला करना है तो मेंस के लिए आप लिख के दे दीजिएगा कि मेंस के लिए मुझे चाहिए, और जो 78 पोस्ट वाला के लिए चाहिए तो 78 पोस्ट वाले का अलग होगा, उसका सिलेबस अलग होता है तो उसका अलग हो जाएगा। तो चलिए पीडीएफ के लिए कैसे प्राप्त करना है ये जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम में पूरी जानकारी दे दी गई है कैसे आपको जोड़ना है। तो आ जाइए शुरू करते हैं अब हम अपना कार्यक्रम। पहला देखिए, प्रश्न थोड़े से जटिल होंगे क्योंकि आपने देखा है 1799 दरोगा में कैसे जटिल प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न जटिल होंगे तो उनको करना है, सीखिए। एक बार सीख लीजिएगा फिर जीवन भर भूलिएगा नहीं। आइए पहला प्रश्न। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आ गया था 1799 21 तारीख के पहले शिफ्ट में। तो ये सभी लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। चलिए दूसरा सवाल। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव होते हुए भी स्वयं में पूर्ण जीव के समान है? एक कोशिकीय जीव है लेकिन वो स्वयं में पूरे जीव के समान है। सिंगल कोशिका का जीव है ये है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास या पैरामीशियम। ये सभी हो जाएंगे। तो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया भी रहे तो वो भी कर दीजिएगा। यह सभी जो है वो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। ठीक है, यहां से आइए अब प्रश्न थोड़ा सा आपको मिलने वाला है। इसके आगे से थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज हुई थी वो 1931 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करता है? सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में 1 नंबर का इससे आएगा। एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का दरोगा का दे रहे हैं। तो यह कोशिका की आकृति और आकार जो है यह किस पर निर्भर करता है? तो यह कोशिका के कार्य पर, जैसा कार्य रहेगा कोशिका का वैसा कोशिका का आकार हो जाएगा। तो कोशिका द्रव पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा? कोशिका भित्ति पर भी नहीं करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, फंसाया जा सकता है आपको। न्यूक्लियस पर भी नहीं करेगा। कोशिका का जो कार्य होगा यानी कि फंक्शन ऑफ द सेल, कोशिका का जो कार्य होगा उसी कार्य के अनुसार उसका आकार हो जाता है कोशिका का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां प्रश्न। अब यहां से आपको प्रश्न का जो जटिलता मिलेगा वो देखने को मिलने वाला है। यहां से भागने वाले बच्चे होंगे वो भाग जाएंगे, जो सीखने आया है वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। तो आ जाइए, ध्यान रखिए। कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कोशिका से संबंधित कथनों पर। पहला कथन क्या कह रहा है? कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। अभी बताया कि कोशिका का जो आकार होगा वो उसके कार्य के अनुसार निर्भर होगा। अभी बताया था ना आपको चौथा प्रश्न।
तो अगर चौथा प्रश्न आपने किया तो आप इसको कर लेंगे। तो कहेंगे सर एक तो सही है, दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, कुछ की बात कह रहा है, यानी कि सम सेल्स कीप चेंजिंग देयर शेप, है ना। मतलब कुछ कोशिकाएं जो है वो आकार बदलती हैं। तो उदाहरण आप अमीबा का ले लीजिए, तो अमीबा का देखिए कोई आकार नहीं, वो आकार बदलता है, वो भोजन की तलाश में कैसे भी आकार बदल लेगा, या चलना हो तो फिर वो आकार बदलते रहता है। तो इस हिसाब से आप कहें कि सर दोनों सही है, तो हमारा विकल्प जो हो जाएगा वो पांचवा का सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। देखिए चूंकि एनसीईआरटी आप लोगों ने पूर्व में कम पढ़ा या फिर कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, तो जटिल थोड़ा सा लगेगा प्रश्नों को, लेकिन अगर समझने का प्रयास करिएगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। वीडियो को अगर 1 से 2 बार आप देख लेते हैं अच्छे से ठंडे दिमाग से, तो दिमाग में आपका एकदम छप जाएगा। मैं इस तरीके से आपको चीजों को समझा रहा हूं। आइए कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जिसमें बहुकोशिकीय रहता है तो श्रम विभाजन उसमें होगा ही। हर कोशिका का अलग अलग अपना जो है वो काम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है, तो यानी कि पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन कह रहा है एक कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल लगेगा आपको कि एक कोशिकीय, जब एक ही कोशिका है तो इसमें श्रम विभाजन क्या होगा, अलग अलग काम थोड़ी बटा होगा, एक ही जब कोशिका है तो। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है ना। एक कोशिकीय कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है, तो ध्यान रखना है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल एक सही। गलत क्यों हो रहा है दूसरा कथन, कि ये कह रहा है कि एक कोशिका है तो इसमें श्रम विभाजन नहीं होगा। भैया एक कोशिका रहे या बहुकोशिका रहे, श्रम विभाजन सभी में होता है। तो यहां से आपको ये बात पता चल पाया है। चलिए आगे चलते हैं, 7वां सवाल। कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। चलिए क्या विचार करना है भैया। हाँ, कंसाइडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेल्स। कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है। क्या ये बात सत्य है कि कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है? तो जी हाँ, कोशिका में अगर कोशिकांग न रहे तो कोशिका भैया खत्म है ना। तो कोशिकांग के कारण जीवित रहती है। नए पदार्थ का निर्माण एवं अपशिष्ट का निष्कासन कोशिकांगों के द्वारा होता है। तो जी हाँ, कोशिकांगों के द्वारा ही यह कार्य होता है कि नए पदार्थों का निर्माण करना और अपशिष्ट का निष्कासन भी करना, ये कोशिकांगों के द्वारा ही होता है। तो कहेंगे कि सर यहां भी तो दोनों सही लग रहा है। तो जी हाँ, यहां भी दोनों सही है। अब ऐसा मत समझ जाइए कि सब में दोनों सही है, ऐसा नहीं होता है कि सब में दोनों सही है। बहुत ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो दोनों सही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सभी कोशिकाओं में समान प्रकार के कोशिकांग होते हैं। सभी प्रकार का कोशिका है तो उसमें एक समान कोशिकांग होगा, तो यही खासियत है। कैसा भी कोशिका रहे, कोशिकांग सब में एक समान ही होगा। जी हाँ, तो कथन आपका एक तो बिल्कुल सही है। कोशिकांगों के कारण ही कोशिका अपने सभी कार्य करते हैं। तो अभी तो आया था ये प्रश्न कि भैया कार्य किस वजह से करता है, तो कोशिकांगों के कारण ही, और जीवित भी इसी की वजह से रहता है। तो जीवित रहना या सभी कार्य करना, दोनों यहां भी आपका सही हो ही गया। चलिए निम्न कथनों पर विचार करें। करता हूं विचार। आइए देखिए, ये प्रश्न भाई साहब ऐसे ही प्रश्न आए थे भैया, याद होगा अगर आप लोगों ने किया है तो। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है। देखिए, कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कोशिका झिल्ली कहलाती है, उसे ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली एक ही है। तो कोशिका के सबसे बाहरी परत जो है वो कोशिका झिल्ली ही होगी, ठीक। यहां पर ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। जी हाँ, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, और कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका की सबसे बाहरी परत होती, सॉरी भीतरी परत होती है। ध्यान रखिएगा, भीतरी परत, यहां मैं बाहरी बता दिया हूं ना, कोशिका की सबसे भीतरी परत, ठीक है ना। कोशिका की जो सबसे बाहरी परत जो हो जाएगा वो तो आपका क्या हो जाएगा भैया, तो पादप में कहेंगे सर कोशिका भित्ति हो जाएगा।
पादप में क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। और जंतु में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसको फिर से मैं क्लियर करता हूँ, है ना, लेंदी हो जाएगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे भीतरी परत होती है। तो मैंने क्या बताया, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है इसी को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका है तो झिल्ली तो इसके ऊपर होगा ना, ठीक है। मैं उल्टा आपको बता दे रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जो है यही ध्यान रखना है आपको कि ये कोशिका है तो कोशिका के ऊपर होगा ना झिल्ली, तो ये बाहरी परत हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या दे रहा है भैया, यहाँ भीतरी परत दे रहा है। तो आप देखेंगे कि कथन जो है एक गलत हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है, तो दूसरा सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केवल 2 सही है ना। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था बट सही समय पर, यहाँ मैं इसको बाहरी समझ गया ना, इसीलिए ये कर दिया। ध्यान रखिए, कोशिका ये है और कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही है। झिल्ली क्या होगा, इसके ऊपर होगा, तो वो बाहरी झिल्ली हो जाएगा, जबकि यहाँ भीतरी का प्रयोग किया गया है। तो एक कथन गलत है, कथन 2 सही है। चलें आगे, क्लियर हो गया। आइए, कोशिका के अंदर CO2 का निष्कासन किस प्रक्रिया से होता है। तो देखिए, CO2 पूछे तो बताएंगे विसरण, और जल पूछे तो बताएंगे परासरण। जैसे पौधे जड़ से जल लेते हैं तो वो कौन सा विधि से लेते हैं, तो परासरण। लेकिन CO2 कहे तो विसरण कह देंगे, याद रखिएगा। कोशिका से जल का निष्कासन, तो जल वाला अभी बता दिया कि जल वाला जो होगा वो होगा परासरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिका के बराबर है। देखिए, सांद्रता जब बराबर होता है ना, जब दोनों का बराबर हो तो समपराशरी कहते हैं। सम मतलब बराबर होता ही है, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब बराबर हो तो समपराशरी कह दीजिएगा, ठीक है। चलिए, किस प्रकार के विलयन में कोशिका सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ेगी किस में भैया, तो सिकुड़ेगी अल्प संपीड़ित में। अल्प संपीड़ित, जो कम संपीड़ित हो या अल्प पराशरी विलयन हो, तो अल्प पराशरी में सिकुड़ जाएगा। जैसे किशमिश को डालिए आप तो सिकुड़ जाएगा। अल्प पराशरी, अल्प संपीड़ित या पराशरी एक ही चीज है। विलयन में अगर किशमिश को डालते हैं उदाहरण के लिए तो वो सिकुड़ जाएगा, और अगर अति संपीड़ित विलयन में डालते हैं तो वो आपको फूल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अल्प पराशरी में क्या होगा, तो अल्प पराशरी में भैया अल्प है तो वो सिकुड़ जाएगा, अल्प है तो सिकुड़ जाएगा, और अति पराशरी है तो अति पराशरी में फूल जाएगा। क्लियर हो गया, तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, कह रहा है कथन 1, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे भीतरी परत है। ये कोशिका है, और कोशिका पर जो झिल्ली है इसी को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली दोनों कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली भीतरी तो नहीं है, ये बाहरी है, यानी कि पहला कथन तो गलत है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है, जबकि दूसरा सही है। तो कथन एवं केवल 2 सही होगा यहाँ। चलिए आगे, कोशिका के अंदर CO2 का निष्कासन जो होता है वो विसरण प्रक्रिया से होता है, और जल का होगा वो परासरण से होगा। तो 11वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कोशिका के अंदर जल का निष्कासन तो होगा परासरण। चलिए 12वां सवाल देखिए, यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिका के बराबर हो, जब सांद्रता कोशिका के बराबर हो तो समपराशरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार के विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है। तो कोशिका जो सिकुड़ती है वह किस में सिकुड़ती है, तो वह सिकुड़ जाएगी आपका अति परासरण दाबी, अति संपीड़ित विलयन में, या अति परासरण दाबी में जो है वो कोशिका सिकुड़ जाएगा। अब फूलेगा किस में, तो फूलेगा अल्प संपीड़ित वाले में। तो दोनों ध्यान रखना है आपको। आइए, एक कोशिकीय युगलीना जैसे जलीय जीव जल ग्रहण कैसे करते हैं। तो जल की जब बात आएगा तो बताएंगे कि परासरण के माध्यम से करते हैं, ठीक ना।
ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, तो ये भी मैं बता दिया हूं कि पौधे की जड़ों द्वारा परासरण। जल की जैसे ही बात आए तो आपको क्या बताना है कि भैया जल है, तो बताएंगे कि ये तो परासरण। बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए 16वां सवाल क्या कह रहा है। हाँ, निम्न कथनों पर विचार करें। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। तो कथन केवल एक सही होगा, ध्यान रखिएगा, एक सही होगा। कोशिका झिल्ली से संबंधित कथनों पर क्या करें, विचार करें। क्या है विचार? कोशिका झिल्ली का कठोरता एक कोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। अभी बताया कि कोशिका झिल्ली कठोर नहीं होता है, लचीली होता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, कोशिका झिल्ली की भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या ये सही है? तो लग तो रहा है कि बी सही है, लेकिन ए गलत है। तो केवल क्या हो जाएगा, दो सही है। कोशिका झिल्ली की भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को, जैसे अमीबा वगैरह में देखिएगा, है ना, जो कोशिका से ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो ये क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली की भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस ही कहा जाता है। दूसरा सही है, कथन एक गलत है। आइए फिर से हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। पादप कोशिका में, पादप मतलब क्या समझ रहे हैं, प्लांट, पौधा, ठीक है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। देखिए, जैसे आप आदमी हैं, आपके हाथ की जो कोशिका है उसको जैसे ही काटी खून निकल जाएगा, लेकिन पौधे में देखिएगा कि पौधे पर एक छाल होता है मोटा, वही भित्ति। भित्ति मतलब दीवार, है ना। आप लोग गांव से होंगे तो भित्ति तो जानते ही होंगे, तो वही भित्ति मतलब क्या, दीवार। देखिए अंग्रेजी में यहाँ वाल कहा जाता है ना। तो यही कह रहा है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, जैसे आप में कोशिका झिल्ली है, पादप में भित्ति होती है। तो एक कथन तो सही है। पादप में, आ जाइए यहां पर फिर से दूसरा, पादप में कोशिका भित्ति मुख्यतः पेप्टाइडोग्लाइक्योन की बनी होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति जो होती है यह सेलुलोज की होती है। आया था ना दरोगा में, तो आया तो था सर, सेलुलोज की होती है। सही कह रहे हैं सर, यानी कि कथन दूसरा गलत है, एक सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए, तीसरा कथन भी बचा है। सेलुलोज पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता देता है। सेलुलोज पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता देता है। तो जी हाँ, जैसे पादप में उसका जो कोशिका भित्ति है वो दृढ़ता मतलब मजबूती तो प्रदान करता ही है सेलुलोज। तो 1 और 3 यहाँ पर सही होगा, बाकी 2 कथन जो है वो गलत हो जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी होती है भित्ति? तो जीवाणु की होती है। किसकी होती है? जीवाणु की जो भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न। पादप कोशिका में जल की हानि के बाद जीव द्रव के संकुचन की घटना को कहा जाता है क्या? प्लाज्मोलाइसिस। जी हाँ, पादप कोशिका में जल की हानि के बाद जीव द्रव जो संकुच जाता है उसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत विसरण मत लगा दीजिएगा। चलिए, कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। करता हूं विचार, विचार ही तो करना है, और क्या करना है हमको। चलिए, परासरण होगा, प्रसारण नहीं होगा, परासरण होगा, ध्यान रखिएगा। परासरण, प्रसारण नहीं होगा, परासरण होगा, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्या होगा भाई, परासरण होगा। परासरण द्वारा जल का अवशोषण केवल जीवित कोशिका में होता है। दूसरा, मृत कोशिका में भी परासरण द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो ध्यान रखिए, जीवित में ही केवल होगा, ना कि मृत में होगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि परासरण द्वारा जल का अवशोषण केवल जीवित कोशिका में, ना कि मृत में। तो ए ऑप्शन सही होगा, प्रसारण नहीं है, परासरण होता है, ध्यान रखना है। आइए अब कह रहा है केंद्रक झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली दोनों अंतर है। केंद्रक का झिल्ली होता है ये कोशिका, ये बाहरी झिल्ली है, ये भी ध्यान रखना है। केंद्रक झिल्ली से संबंधित कथनों पर विचार करें। केंद्रक के चारों ओर एक हरी परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर क्या एक हरी परत होती है? तो नहीं भैया,
ये दोहरी परत होती है। पूछता है कि केंद्रक झिल्ली कितने लेयर का होता है, तो केंद्रक झिल्ली याद रखिएगा, केंद्रक झिल्ली जो होता है ना, यह दोहरी परत का होता है। फिर से मैं बता दूं, केंद्रक झिल्ली केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है। ठीक है, तो पॉइंट को नोट करिए, दोहरे परत का एक अस्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो कथन एक तो गलत हो गया, यहाँ एक खरी दिया है। आइए, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पदार्थ का आवागमन होता है। तो जी हाँ, छोटे छोटे छिद्रों की वजह से ही आवागमन होता है। तो केवल दो सही होगा। क्रोमोसोम से संबंधित कथनों पर विचार करें। करता हूं विचार। आइए, क्या कह रहा है भाई, देखिए, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो आरएनए के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं। अब कहेंगे कि सर क्रोमोसोम में तो आनुवांशिक गुण होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आरएनए नहीं डीएनए के रूप में जाते हैं। कहेंगे हाँ सर सही कह रहे हैं, पहला कथन गलत है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो जी हाँ, यहां भी केवल दो सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, कोशिका के निर्माण एवं संगठन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं, तो अभी बताया कि डीएनए में होता है, अभी बताया ना डीएनए, तो बिल्कुल डीएनए सही होगा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जीन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए 25वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जिन कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा होता है उनमें डीएनए किस रूप में रहता है। जिन कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा होता है उनमें जो डीएनए होता है वह किस रूप में होता है भैया, तो वह क्रोमैटिन के रूप में होता है। ध्यान रखिएगा, क्रोमैटिन के रूप में। निम्न कथनों पर विचार करें। करता हूं विचार। आइए, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट है ना, कोशिका विभाजन जब होता है उस समय, देखिए, जिसमें नहीं विभाजन होता है उसमें डीएनए क्रोमैटिन के रूप में रहता है, और यही जब विभाजन होने लगता है तो ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। तो एक कथन तो सही है, क्रोमैटिन धागे जैसी संरचनाओं का जाल है। तो बिल्कुल क्रोमैटिन जो है वो धागे जैसी संरचनाओं का जाल है। तो दोनों कथन आपका सही निकल रहा है। कोशिका के विकास एवं परिपक्वता को कौन निर्धारित करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई। पूछ देगा प्रश्न, हो जाएंगे एकदम चित्त, एग्जाम में चित्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, कोशिका के विकास एवं परिपक्वता को जो निर्धारित करता है वो होता है क्रोमैटिन। ध्यान रखना है, क्रोमैटिन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28वां सवाल। कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है। तो कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नियंत्रित करता है। चलिए आइए, निम्न कथन पर विचार करें। बैक्टीरिया जैसी कुछ कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। क्या बैक्टीरिया में स्पष्ट नहीं होता है, कहिएगा। चलिए कारण भी पढ़ लीजिए। क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अब भाई केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक भी नहीं होता है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो व्याख्या बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं होती है इसमें ना। बैक्टीरिया जैसे कुछ कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली ही नहीं होती है इसमें, तो स्पष्ट क्या होगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। देखिए यही प्रश्न आया था, और इस प्रश्न को मैक्सिमम लोग अगर पढ़े होंगे तो सही किए होंगे, नहीं तो तुक्का लगा के सही किए होंगे। बाकी आता उता नहीं था ज्यादा लोगों को ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक, ध्यान समझिएगा, प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब पहले, यानी कि केंद्रक से पहले, केंद्रक के आने से पहले ही ये बन गया, तो केंद्रक तो नहीं होगा। जब केंद्रक नहीं होगा भाई तो केंद्रक की झिल्ली भी नहीं होगी। भैया जब केंद्रक ही नहीं है तो झिल्ली किसकी होगी, नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि प्रोकैरियोटिक केंद्रक से पहले, तो इसमें झिल्ली नहीं होती है। पहला कथन तो सही है, इसमें अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है। तो जी हाँ, स्पष्ट तो केंद्रक नहीं होती है, लेकिन अस्पष्ट होता है, जो दिखता नहीं है,
लेकिन उसे केंद्रकाय या केंद्रकाभ कहते हैं। तो कथन एक भी सही बा और दो भी सही बा, तो विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए और दो, सी ऑप्शन, दोनों सही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया जैसी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, ऐसे क्षेत्र में केवल पाया जाता है। तो क्या पाया जाएगा? तो बैक्टीरिया जैसी कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य नहीं होगा, क्रोमैटिन पदार्थ ही पाया जाएगा। चलिए 32वां सवाल। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया यानी कि जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया, उसको तो नहीं कहते हैं लेकिन नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यहां अगर आपसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया पूछ दे या साइनोबैक्टीरिया पूछ दे, दोनों आप याद रखिए। इसमें क्लोरोफिल, अब जानते हैं कि बैक्टीरिया में तो क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है। और कहाँ होता है जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लोरोफिल देखते हैं तो आप सीधा आंसर लगाते हैं क्लोरोप्लास्ट या कुछ माइटोकॉन्ड्रिया लगा देंगे भूल बस, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या लगाना है आपको? झिल्लीदार पुटिकाएं। ठीक है, झिल्लीदार पुटिकाएं जो होती हैं साइनोबैक्टीरिया में, क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होता है। ठीक है, चलिए आइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका कोई नहीं कराएगा, मैं बता रहा हूं, इतना कम फी में आपको पीडीएफ भी दे रहा हूं और इतने डिटेल में कोई नहीं करा रहा है बिहार दरोगा के लिए। आप मानिए या मत मानिए, सब ये कह के निकल रहे हैं, सब ये कह के निकल रहे हैं कि मेंस में ऐसा नहीं पूछेगा, मेंस में ऐसा नहीं पूछेगा। भाई अगर पूछ दिया तो बच्चों की जिंदगी चौपट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, ये बताओ। पूछ दिया, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ दिया ना, बताया था किसी को कि पूछूंगा, प्रारंभिक परीक्षा में भी नहीं पूछता था इतने जटिल, लेकिन पूछ दिया तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर बदल ही रहा है पैटर्न तो मेंस का पैटर्न बदलने में क्या लगेगा, और अगर बदल दिया तो एक झटके में भाई साहब सपना टूट जाएगा। इसलिए भाई पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ही और मेहनत लगेगा, थोड़ा डीप में आप पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, फायदा होगा आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंगकों का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक होता नहीं है, तो कौन कार्य करेगा? तो असंगठित कोशिका द्रव, असंगठित, संगठित नहीं होता है, असंगठित होता है, वही करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कोशिका द्रव कहाँ स्थित होता है? तो कोशिका द्रव प्लाज्मा झिल्ली के, जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है, इसी के अंदर तो होगा कोशिका द्रव, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, बाहर नहीं, बाहर नहीं, ध्यान रखना है आपको। आइए चलिए, हाँ, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। मैंने बताया है प्रो यानी झिल्ली से पहले, केंद्रक से पहले, तो प्रो में नहीं होगा, पहला गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि केंद्रक के बाद, तो यूकैरियोटिक में होता है भाई, यूकैरियोटिक में होता है, तो कहेंगे केवल दो सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः एक क्रोमोसोम होते हैं, कितने? एक, तो ध्यान रखना है, एक सही विकल्प हो जाएगा। ये 37वां प्रश्न। यूकैरियोटिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग करने वाला प्रमुख गुण, तो सीधा बताएंगे कि भैया इसमें झिल्ली नहीं होता है, तो बताएंगे झिल्ली युक्त अंगक, है ना। प्रो में झिल्ली नहीं होता है और यूकैरियोटिक में झिल्ली होता है, ध्यान रखिएगा। प्रो आप पी से लिखेंगे, ठीक है, यू समझ लिए कि ये झिल्ली है, ऐसे कर दीजिएगा कि ये झिल्ली है, यू में झिल्ली होता है, याद हो जाएगा। चलिए आइए, अंतर्द्रव्य जलिका जिसको कहते हैं ER, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, अंतर्द्रव्य जालिका के स्वरूप से संबंधित कथनों पर विचार करें। महाजटिल प्रश्न है, अगर एग्जाम में ये सब प्रश्न आ जाए तो क्या हाथ लगने देगा? किसी को नहीं लगने देगा। जब पढ़े रहेंगे तब आसानी से कर लेंगे। देखिए, अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा पुटिकाओं का एक बड़ा तंत्र है। तो जी हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह झिल्ली युक्त नलिका तथा पुटिका, इस पर झिल्ली होता है। पूछेगा ER पर झिल्ली होता है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ होता है, सीधे बताइएगा हाँ होता है, क्या कर लेंगे।
तो झिल्ली तंत्र होता है और बड़ा जाल होता है। यह लंबी, गोल, आयताकार की तरह दिखाई देगा, तो हाँ, तीनों तरह दिखाई देगा ये, तो दोनों सही है। चलिए, अंतर्द्रव्य जलिका की रचना किसके समान होती है? तो जो अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसकी संरचना जो होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली की तरह होती है, तो ध्यान रखना है। चलिए आइए, अच्छा, इसको करने के बाद आपको लगेगा कि पूरा कोशिका से क्वेश्चन नहीं कराए, तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि कोशिका पर 2 वीडियो आपको मिलेगा। ये एनसीईआरटी का मिल रहा है, वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा कुछ चीजें अलग से रहेंगी, उसमें भी एग्जाम में आता है, उससे भी देखिएगा जरूर। चलिए, इनमें से किस अंतर्द्रव्य जलिका पर राइबोसोम लगे होते हैं? बहुत अच्छे से इसको मैं आपको समझाने वाला हूं, आप भले हर जगह पढ़े हो लेकिन ये समझ लीजिए। देखिए, 2 तरह का आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक पहला, एक दूसरा। एक होता है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी कैसे हो गया? इस पर राइबोसोम लगा है, ये छोटा 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 राइबोसोम लगा है, तो ये खुरदरा हो गया। इस पर कुछ नहीं लगा है तो ये चिकना है, तो सीधा सा आंसर कर देंगे, कहेंगे राइबोसोम लगा है तो खुरदरा हो गया। देखने में ही खुरदरा लग रहा होगा आपको, लगा है भाई राइबोसोम, तो वो हो जाएगा खुरदरी, यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ACR होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बा? क्लियर बा। आइए, झिल्ली जीवात जनन, है ना, झिल्ली जीवात जनन का तात्पर्य, ये नई झिल्ली के निर्माण से है मुख्यतः, हालांकि कोशिका विभाजन भी होता है, बट नई झिल्ली के निर्माण से आप याद रखिएगा। आइए, विभिन्न कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जलिका कैसे दिखाई देती है? तो विभिन्न कोशिकाओं में जो अंतर्द्रव्य जलिका है वह विभिन्न है, तो भिन्न भिन्न दिखाई देगा, इसमें क्या है भाई, अलग अलग में अलग अलग। क्लियर है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। गोल्जी उपकरण झिल्ली रहित पुटिका है। क्या गोल्जी उपकरण में झिल्ली होती है या नहीं होती है? तो गोल्जी उपकरण में, या गोल्जी बॉडी कहते हैं इसको, गोल्जी बॉडी में झिल्ली होती है, ठीक है। लेकिन यहां क्या दे रहा है? झिल्ली रहित, यानी कि झिल्ली नहीं होती है, तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा, गोल्जी उपकरण में झिल्ली होती है, याद रखिएगा। दूसरा कथन क्या कह रहे हैं? अंतर्द्रव्य जलिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में यानी गोल्जी बॉडी में पैक किए जाते हैं, तो जी हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो गोल्जी बॉडी में पैकिंग किया जाता है, तो केवल 2 यहां पर आपका सही होगा, ठीक है। आइए, अच्छा, इसमें आपको लग रहा होगा कि खाली कथन वाला प्रश्न लेके आ गए हैं, माथा पगला रहे हैं ना। माथा नहीं पगला रहा है मेरे भाई, अब जो आगे मिलेगा वो मिलेगा आपको इजी प्रश्न। चूंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है बंधु, इसलिए मजबूरी है कि कराना ही है, नहीं तो पहले मैं भी नहीं कराता था ना, लेकिन जब पूछने लगा, नहीं करेंगे, दरोगा बनना है ना भाई, नहीं करेंगे तो सीधा ना बनेंगे, सीधी बात है। पढ़ोगे तो बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे। पढ़ो, दवाई कड़वा होता है, पीना पड़ता है मेरे भाई ठीक होने के लिए। गोल्जी बॉडी से संबंधित कथनों पर विचार करें। क्या आपको लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ के इन क्वेश्चंस को निकालना, तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मैं इतने कम फी में दे रहा हूं क्योंकि सही बताऊं, मैं आप लोगों से बड़ा प्रेम है, मुझे लगाव है, क्योंकि भाई मैं आप ही लोगों के बीच से आया हूं, है ना। मैं कोई बहुत वो नहीं था कि बहुत बड़े उस खानदान से था और विदेश में पढ़ के आया, नहीं, आप लोगों के बीच से ही सब कुछ किया हूं, तो मुझे आप लोगों का दुख दर्द पता है, एक एक रुपये के लिए समस्या होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतना मिनिमम फी आपसे लिया हूं, ताकि जो काम कर रहा है, जिससे टाइप करवाते हैं, उसका तो कम से कम वो तो नहीं मानेगा ना। लेकिन सारा कंटेंट निकालना, एनसीईआरटी पढ़ के और क्वेश्चन को तैयार करना, ये मतलब आप लोगों के लिए ही करता हूं, और आप लोग अपने लिए अगर नहीं करेंगे तो फिर अन्याय है ना, नेचुरल जस्टिस तो नहीं होगा। हम आपके लिए करें और आप अपने लिए ही ना करें। चलिए, प्रश्न को करिए। आइए, गोल्जी बॉडी से संबंधित कथनों पर विचार करें। गोल्जी बॉडी की झिल्लियां अंतर्द्रव्य जलिका से जुड़ी होती हैं, तो जी हाँ, पैकिंग होता है आकर के ना यहाँ, तो झिल्लियां जुड़ी होती हैं, वहां से जुड़ी होती हैं। गोल्जी बॉडी द्वारा लाइसोसोम का भी निर्माण किया जाता है। ये प्रश्न सीधा आपसे पूछ देगा कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है,
तो क्या बताएंगे? गोल्जी बॉडी के द्वारा, यानी कि 44 का दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार दरोगा का जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं फिर से एनसीईआरटी कराऊंगा ऑल एग्जाम के लिए, एकदम आपको उसमें पढ़ाऊंगा भी और क्वेश्चन भी कराऊंगा, दोनों चीजें कराऊंगा। तो अगर इच्छुक होंगे तो बताइएगा कमेंट करके। लाइसोसोम से संबंधित कथनों पर विचार करें। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ व टूटे फूटे कोशिकाओं को पचाता है, तो जी हाँ पचाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी तो कहते थे, या कहते हैं, अभी भी कहते हैं। ठीक है, ये तो सही है। बैक्टीरिया जैसे बाहरी पदार्थ लाइसोसोम में चले जाते हैं, तो जी हाँ जाता तो है, लेकिन उसका क्या करता है? ये पाचन करता है। तो दोनों कथन होगा भाई सही। आइए निम्न कथनों पर विचार करें। लाइसोसोम झिल्ली विहीन संरचना है। क्या लाइसोसोम में झिल्ली नहीं होगी? आपको लग रहा है कि लाइसोसोम में झिल्ली नहीं होगी? तो नहीं सर, लाइसोसोम में झिल्ली होती है, यानी कि लाइसोसोम झिल्ली युक्त है ना। लाइसोसोम क्या है? झिल्ली युक्त है। तो पहला कथन तो आपका हो जाएगा क्या? पहला कथन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां झिल्ली विहीन कह रहा है। ध्यान रखना है आपको कि लाइसोसोम झिल्ली युक्त जो है संरचना है। ठीक है, दूसरा, लाइसोसोम के पाचक एंजाइम खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा बनाए जाते हैं। लाइसोसोम में जो पाचक एंजाइम होते हैं, क्या वो खुरदरी, जी हाँ, खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा बनाए जाते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल सही, खुरदरी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम झिल्ली विहीन नहीं है, बल्कि लाइसोसोम में क्या होता है? झिल्ली होता है। ठीक है, लेकिन लाइसोसोम के पाचक एंजाइम जो होता है वो खुरदरी, मतलब खुरदरी का मतलब आर ई आर है ना, अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा बनाया जाता है। तो कहेंगे कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। केवल दो सही है। चलिए, ब्लैक रिएक्शन विधि, ब्लैक रिएक्शन कैमिलो गोल्जी। क्लियर, कैमिलो गोल्जी को नोबेल मिला था, कब मिला था? 1906 में मिला था, जानते ही हैं 1906 में मिला था। चलिए, कोशिका की ऊर्जा, कोशिका की ऊर्जा देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं पूछ रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कि आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा किस रूप में होती है? तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो एटीपी, ये होगा एटीपी, कोशिका की ऊर्जा एटीपी होगा। ग्लूकोज मत मार दीजिएगा, एटीपी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत प्रश्न छूट रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूं, कोशिका पर एक और वीडियो आएगा जो और महत्वपूर्ण होगा, वन लाइनर होगा उसमें, तो ध्यान रखिएगा। नीचे दिए कथनों पर विचार करें। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली क्या होती है? छिद्रित होती है। तो कहेंगे नहीं, बाहरी झिल्ली छिद्रित होगा तो सारा माल बाहर निकल जाएगा भाई। अंदर वाला झिल्ली छिद्रित होगा और बाहर झिल्ली वलित होगा। तो यहां तो दोनों गलत लग रहा है मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित नहीं होती है, बाहरी वलित होती है, और अंदर वाला होता है वो छिद्रित होता है। यहां दोनों गलत दे दिया है। चलिए, दे दिया है क्या? मैं ही तो बनाया हूं, कोई और थोड़ी बनाया है। प्लास्टिड से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, प्लास्टिड से संबंधित, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में, तो जी हाँ प्लास्टिड केवल पादप में पाया जाता है। कथन एक सही है। प्लास्टिड की रचना माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है क्या? तो जी हाँ, प्लास्टिड की रचना माइटोकॉन्ड्रिया के समान, यानी कि दोनों सही यहां पर हो रहा है। प्लास्टिड से संबंधित कथनों पर विचार करें। कितना विचार करवाएगा यार हमारे बच्चों से। आइए, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में बताया तो, और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया क्या? ये मुझे लग रहा है कि फिर से रिपीट हो गया, है ना। ये प्रश्न फिर से, अभी तो कराया इसको यार, कहाँ भाई। प्लास्टिड में पादप कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया, यही प्रश्न। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका, हाँ दोनों एक ही प्रश्न आ गया है, जगह टाल लिया है खाली आके। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करें। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिक में भी अपना डीएनए राइबोसोम होता है। तो अभी बताया ना कि प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। तो 53 का क्या लग रहा होगा? ये तो सही होगा सर। दूसरा देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को प्राथमिक प्लास्टिड भी कहा जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल, ल्यूकोप्लास्ट को प्राथमिक प्लास्टिक भी कहा जाता है, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड, ड। तो दोनों सही है बाबू, दोनों सही है बाबू। आइए, वो वाला बाबू मत समझ लेना, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। आइए, जंतु कोशिकाओं में रसधानियां बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां बड़ी होती हैं, तो कहेंगे
लग तो रहा है सर, लेकिन देखता हूं आगे दूसरा कथन क्या कर रहा है। जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती हैं, ध्यान रखिएगा, पादप में बड़ी होती हैं। पादप कोशिका की रसधानियां कोशिका को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करते हैं। तो जी हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा समझना है आपको। जंतु कोशिका की छोटी रसधानियां, तो एक तो गलत हो जाएगा, यहां सही केवल 2 होगा। लेकिन इसमें देखिए ध्यान समझिएगा, पादप कोशिका को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करता है कौन? तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्या, सेल वाल भी मिलेगा, सेल वाल भी मिलेगा। ठीक है, तो सेल वाल भी सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा पादप कोशिका यानी कि पौधों की कोशिका में अंदर से जो रसधानियां होता है वो इसको फुलाए रखता है और ये सीधा रखता है, स्फीति प्राप्त होता है इसमें। तो रसधानी भी होगा और क्या होगा, सेल वाल भी होगा। यहां रसधानी की बात कह रहा है तो मैं 2 के साथ जाऊंगा। पादप कोशिका को स्फीति और कठोरता कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति यानी सेल वाल भी और रसधानी भी, यानी कि डी सही हो जाएगा। आइए, सजीवों की मूलभूत कार्यात्मक इकाई तो कोशिका है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो ये तो करा ही दिया हो ना, रॉबर्ट कौन, हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? 1665 में, जान ही गए होंगे आप लोग। जीवित कोशिका की तो खोज तो जानते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। और कब किया था भाई? तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। कोशिका में केंद्रक का पता तो रॉबर्ट ब्राउन, याद करिएगा, पूछ देगा ये प्रश्न, कोशिका में केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। आइए, कोशिका का जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? तो जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे ने दिया। कब दिया? 1839 में। कोशिका सिद्धांत तो 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों से थे, तो ध्यान रखिएगा स्लाइडेन और स्वान, ये हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन। आइए, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाकर यह किसने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती से बनी हैं? तो किसने बताया भैया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे इसको स्लाइडेन स्वान मार देते हैं, लेकिन ये विर्चो ने बताया था। किसने? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ा दिया। स्लाइडेन स्वान ने तो सिद्धांत दिया, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया और कहा कि सभी जो कोशिकाएं हैं वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती हैं, तो विर्चो याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीव तो बताया, ये करा तो दिया हूं, अमीबा, क्लेडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, तो दोनों हो जाएगा सी, ए और सी दोनों। चलिए आइए, कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, तो कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। पादप में पूछेगा तो कोशिका भित्ति हो जाएगा, पादप लिख दे तो बताएंगे कोशिका भित्ति हो जाएगा, नहीं तो ऐसे प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। चलिए, कोशिका के अंदर पदार्थों का आना जाना तो बताया हूं कि विसरण के माध्यम से। बताया हूं कि नहीं बताया हूं? कहेंगे हाँ सर बताए हैं। आइए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो लिपिड तथा प्रोटीन की। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की जो बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की, ध्यान रखेंगे। अमीबा अपना भोजन किस प्रोसेस से? तो एंडोसाइटोसिस, जी हाँ एंडोसाइटोसिस माध्यम से। कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब दीवार। अब आदमी में कहा हाथ पर दीवार जैसा मोटा होता है? नहीं होता है ना, ये पौधे में होता है, छाल जिसको कहते हैं। तो कोशिका भित्ति कहाँ? तो पादप कोशिका में, और झिल्ली तो दोनों में। आइए, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है तो पादप की बनी होगी सेलुलोज की, कवक की काइटिन की, जीवाणु की पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक ना। केंद्रक झिल्ली होती है तो केंद्रक का जो झिल्ली होगा यह दोहरे लेयर का होगा, तो दोहरी परत का, मोटी परत और एकहरी नहीं, ध्यान रखिएगा। क्रोमोसोम स्थित होते हैं तो क्रोमोसोम कहाँ स्थित होते हैं? बताया हूं केंद्रक में, न्यूक्लियस में, है ना। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम जो होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो विभाजन बटेगा ना, तो ऐसे बटेगा, जैसे मान के चलिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है कोशिका, अब ये बीच से बटेगा तो ये छड़ जैसा दिखाई देगा, छड़ जैसा यानी कि छड़नुमा, ठीक है। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो केंद्रक नहीं यानी कि प्रो है, झिल्ली से पहले तो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, और झिल्ली है तो यूकैरियोटिक, दोनों ध्यान रखिएगा बाबू। झिल्ली पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं, 76वां प्रश्न। यूकैरियोटिक में जो पाया जाएगा क्लोरोफिल वो पाया जाएगा प्लास्टिड में। यूकैरियोटिक में तो कहां? तो कहेंगे प्लास्टिड में। और प्रोकैरियोटिक में कहां? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान रखिएगा। तो यूकैरियोटिक में कहां? तो प्लास्टिड में। 76 का क्या हो जाएगा? प्लास्टिड, यानी सी ऑप्शन।
जीव द्रव किससे बना होता है? तो जीव द्रव जो बना होता है वो कोशिका द्रव और केंद्रक से बना होता है। वायरस में जीवन के गुण नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वायरस में झिल्ली नहीं होती है। वायरस में क्या नहीं होती है? झिल्ली नहीं होती है, बिना झिल्ली का होगा ये। अंतर्द्रव जलिका मैं बताया था ना, एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दो हो जाएगा बाबू। रफ वाले पर राइबोसोम होता है लगा, जैसे गोले गोले छोटे छोटे बताया था ना, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम लगे होते हैं, तो ये तो कर ही देंगे खुरदरी। लिपिड तथा वसा अणुओं के निर्माण में सहायक, लिपिड तथा वसा अणुओं के निर्माण में, तो इसमें होगा एसीआर लिपिड, और वसा बनाने में एसीआर होता है, तो ध्यान रखिएगा, स्मूथ होगा। चलिए, कोशिका द्रव में प्रोटीन परिवहन हेतु नलिका तंत्र के रूप में कार्य करने वाला अंग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका द्रव में प्रोटीन के परिवहन हेतु नलिका तंत्र के रूप में जो होता है, ये गोल्जी बॉडी से जुड़ा होता है ना, और ये अंतर्द्रव्य जलिका होता है। ठीक है, चलिए, यकृत कोशिकाओं में विषैले पदार्थ एवं दवाओं का निर्विषीकरण में एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग लेता है। गोल्जी बॉडी का सबसे पहला विवरण किया था कैमिलो गाल्जी ने। किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किया था। लाइसोसोम का मुख्यतः निर्माण, तो मैं बताया था लाइसोसोम किसके द्वारा बनता है, तो बताया था ना कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी तंत्र के द्वारा बनाया जाता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ को पैक कौन करता है? तो पैकिंग भी बताया था कि गोल्जी बॉडी में ही होती है। पैकिंग भी होती है कहाँ? तो गोल्जी बॉडी में ही होती है, तो ध्यान रखिएगा, पैकिंग भी होगा कहाँ? गोल्जी उपकरण में। आइए, कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र, ये कहते हैं लाइसोसोम को। बताया था कि जो बाहरी अपशिष्ट होता है उसको निपटाता है और इसी में बैक्टीरिया भी जाता है, तो लाइसोसोम हो जाएगा सही आंसर। आइए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये अपनी ही कोशिका, भाई बता रहा हूं, इसके एंजाइम इतने तगड़े होते हैं, इतने तगड़े होते हैं कि ये अपनी ही कोशिका का जो है वो पाचन कर देता है कभी कभी, तो ये हो जाएगा सी विकल्प। कौन सी झिल्ली से घिरी संरचनाएं हैं? अभी आपको बताया था कि झिल्ली से कौन घिरा है और झिल्ली से कौन नहीं घिरा है। तो लाइसोसोम पर झिल्ली होता है, गोल्जी पर भी झिल्ली होता है, ईआर पर भी झिल्ली होता है, यानी कि सभी पर हो जाएगा। गोल्जी बॉडी के खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी कहाँ के थे? इटली के थे, जानते हैं ना। कैमिलो गाल्जी कहाँ के थे? तो इटली के थे, और इनका जन्म हुआ था 1843 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आइए, प्रश्न तो बहुत लाया हूं। कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बताने वाले हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा छूट गया क्या एक प्रश्न? हाँ छूट गया, ये वाला। कैमिलो गाल्जी ने ब्लैक रिएक्शन विधि का उपयोग किया था, तो नाइट्रेट का प्रयोग किया था, सिल्वर नाइट्रेट का ना, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया था, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 91 का बी। 93, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो बता ही दिया हूं, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होगी। कौन सी झिल्ली होगी? दोहरी झिल्ली होगी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होगा? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होगा, और एक प्लास्टिड में भी होता है ऐसा ही। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में होता है। यहाँ पर प्लास्टिड नहीं है विकल्प में, तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 95 प्रश्न थे एनसीईआरटी से निकाल करके आपको उपलब्ध जो है वो कराया हूं। एक वीडियो और आएगा, छोटा थोड़ा सा रहेगा इससे, उसमें कथन वाला प्रश्न नहीं रहेगा, अन्य प्रश्न रहेंगे, देखिएगा जरूर, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वहां से भी प्रश्न भर भर के पूछा जाता है दरोगा में या कहीं भी किसी भी एग्जाम में। तो चलिए, अब चाहता हूं आप लोगों से इजाजत। 95 सवाल मैंने करा दिए और लगभग 45-50 मिनट का समय लग गया है, लेकिन इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर देख लीजिएगा तो आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर फंसेंगे आप एग्जाम में नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।